नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर से हाजिर है एक और पेपर का सोल्यूशन लेकर। देखिए, यूपी टेट का आज ही यानी कि 4 जुलाई को जो पेपर हुआ है उसका सोल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए फिर देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर, केवल अनुशासन पर, केवल शैक्षणिक पक्ष पर, या फिर केवल आनुवांशिकता पर? तो देखिए, जहां पर केवल आ जाएगा वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शारीरिक, मानसिक और भावात्मक और रचनात्मक पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। किसके लिए? बाल विकास के लिए। आंसर यहां पर रहेगा ए। जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं? स्मरण का, याद करने का, डर का, अधिगम रणनीतियों का, या फिर प्रतिवर्तों यानी कि प्रतिक्रियाओं का? तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर है वो रहेगा अधिगम रणनीतियों का उपयोग करते हैं बालक। आंसर रहेगा सी। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं? अलग तत्व, पुरस्कार आधारित, संपूर्ण, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया? देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। गेस्टाल्टवादी किस पर ध्यान देते हैं? क्या कहते हैं कि बालक जो है संपूर्ण रूप में जो है ज्ञान को ग्रहण करता है। आंसर रहेगा सी। एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपनी लिखावट में सुधार करता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है? तो देखिए, सीखने के जो नियम है वो दिए थे किसने? थॉर्नडाइक ने। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? बार बार अभ्यास की। तो अभ्यास का नियम रहेगा, आंसर रहेगा बी। धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा विकास अनुभव किसका अनुभव कर सकता है? एक बालक जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, कैसा? धार्मिक भेदभाव। तो वो किसका अनुभव करेगा? भावनात्मक तनाव का, सकारात्मक भावनाओं का? बिल्कुल भी नहीं। प्रतिव्रत यानी कि प्रतिक्रियाएं संबंधी समस्याओं का, बेहतर प्रदर्शन का? तो वो किसका जो है अनुभव कर सकता है? भावनात्मक तनाव का बालक अनुभव कर सकता है। कब? जब उसके साथ किसी धार्मिक जो है भेदभाव हो रहा है। आंसर रहेगा ए। एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूदा विचारों को चुनौती देती है। यह रणनीति बढ़ावा देती है, किसको बढ़ावा देती है? दंड को, स्मरण को, याद करने को, भ्रम को, या फिर संज्ञानात्मक असंतुलन को? तो आंसर रहेगा डी। किसको बढ़ावा देती है? संज्ञानात्मक असंतुलन को। क्रिया प्रसूत अनुबंधन अनुकूलन में रूपण यानी कि आकार देने का तात्पर्य है कर्मिक सन्निकटनों का कर्मिक पुनर्बलन, दंड, प्रतिवर्ती यानी कि प्रतिक्रियाओं का युग्मन, या फिर अंतर्दृष्टि निर्माण? तो देखिए, बात किसकी हो रही है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी कि उसके आकार देने का तात्पर्य क्या है? ये रहेगा आंसर ए। कर्मिक सन्निकटनों का कर्मिक पुनर्बलन। माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है क्योंकि यह शिक्षक का स्थान लेती है। पक्षपात को प्रोत्साहित करती है? बिल्कुल नहीं। सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है? बिल्कुल सही। आंसर हमारा रहेगा क्या? सी। जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि कब से कब तक, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था होती है, बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। कौन सी क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त प्रतीकों का उपयोग करना, वस्तुओं का तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, अहम केंद्रित विचार प्रदर्शित करना, या फिर काल्पनिक परिदृश्यों की कल्पना करना?
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक है वो क्या करते हैं, वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, करना सीख जाते हैं। आंसर रहेगा बी। बाल विकास का कौन सा क्षेत्र शारीरिक गतिविधियों के लिए बच्चे की बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है? स्थूल गामक कौशल विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषा विकास। बात किसकी हो रही है, शारीरिक गतिविधियों की और बड़ी मांसपेशियों की। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास नहीं, शारीरिक विकास नहीं, भाषा विकास नहीं, यहां पर आंसर रहेगा हमारा स्थूल गामक कौशल विकास। हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है। उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप किस पर केंद्रित होगा? सख्त अनुशासन पर, पहचान संबंधी मुद्दों की अनदेखी पर, सार्वजनिक प्रशंसा पर, या फिर आत्मसम्मान संवर्धन और सुरक्षित संवाद पर। तो देखिए मार्गदर्शन किसमें, हस्तक्षेप किस पर केंद्रित रहेगा, ये रहेगा आत्मसम्मान संवर्धन और सुरक्षित संवाद पर। तो आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर डी। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है कि सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है, अंतर्दृष्टि समस्याओं को हल करती है, दंड व्यवहार को कमजोर करता है, या फिर अभ्यास संबंधों को मजबूत करता है। बात किसकी हो रही है, थॉर्नडाइक के अभ्यास नियम की। और ये क्या कहता है कि जो अभ्यास है वो संबंधों को मजबूत बनाता है। आंसर रहेगा डी। मानव विकास के किस क्षेत्र से संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? स्थूल गामक कौशल समन्वय, ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रतिक्रियाएं, समूह में सामाजिक व्यवहार, या फिर शारीरिक विकास। बात किसकी हो रही है, संज्ञान की। तो ये आंसर हमारा रहेगा ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रतिक्रियाएं। आंसर रहेगा बी। एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, यह किस विधि का उपयोग करता है? दंड विधि, अभ्यास विधि, सुकराती शिक्षण विधि, या फिर व्याख्यान विधि। तो देखिए सुकरात ने एक विधि दी थी, कौन सी, प्रश्नोत्तर विधि। आंसर रहेगा सी। परामर्श या फिर मार्गदर्शन, परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार से भिन्न है? परामर्श पूछा है कि मार्गदर्शन से किस प्रकार जो है भिन्न होता है। परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित है, जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। तो देखिए आंसर हमारा यही रहेगा कि परामर्श कैसा होता है, व्यक्ति केंद्रित, मार्गदर्शन कैसा होता है, समूह केंद्रित। आंसर रहेगा ए। एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणा, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है कहलाता है परियोजना विधि, अन्वेषण शिक्षण, व्याख्यात्मक शिक्षण, या फिर खोज अधिगम। बात किसकी हो रही है कि शिक्षक सीधे ही क्या कर रहा है, विचारों को, अवधारणाओं को, सिद्धांतों को समझा रहा है, यानी कि वो व्याख्यात्मक शिक्षण करा रहा है। आंसर रहेगा सी। सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? संवाद को हतोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। भिन्नताओं को अनदेखा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एक रूपता को बढ़ावा देना चाहिए? ये भी नहीं। विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना चाहिए। आंसर रहेगा डी। कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिस्लेक्सिया या फिर एडीएचडी और अन्य अधिगम अक्षमताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करती है? व्याख्यान विधि, स्वतंत्र अध्ययन, बहुसंवेदी अधिगम, या फिर अभ्यास विधि। आंसर हमारा रहेगा सी, बहुसंवेदी अधिगम।
वाक बाधित या फिर कहे बोलने में कठिनाई वाला बच्चा जो है अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह से निम्नलिखित के माध्यम से जो है प्रदर्शित कर सकता है। वो कौन सा माध्यम है? कक्षा की गतिविधियों के दौरान मौन रहना, कक्षा के सामने मौखिक पाठ करना, सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा भाषण गतिविधियों में भाग लेना बिल्कुल नहीं, अभिव्यक्तियों के वैकल्पिक तरीकों के द्वारा जो है जिस बालक को बोलने में कठिनाई है वो क्या कर सकता है कि वैकल्पिक तरीकों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है। आंसर रहेगा डी। कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में, कामों से बचने में, पीछे हटने में, गलतियों से डरने में नहीं, आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। आंसर रहेगा यहाँ पर ए। थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दोहराव होने की संभावना अधिक होती है? कौन से नियम का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है? प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर बहुप्रतिक्रिया का नियम? देखिए यहाँ पर कि कौन सी स्थिति उत्पन्न हुई है? संतोषजनक यानी कि सकारात्मक प्रभाव पड़ा है जिस कारण उसके दोबारा होने की संभावना भी है। तो यहाँ पर रहेगा आंसर हमारा प्रभाव का नियम। बाल विकास को मनुष्य में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, वयस्कता, किशोर अवस्था का अंत या फिर परिपक्वता? बात किसकी हो रही है? बाल विकास की बात हो रही है। और बाल विकास में देखिए किसका अध्ययन किया जाता है? गर्भ से लेकर बालक जब माँ के गर्भ में होता है शिशु, तब से लेकर किशोर अवस्था के अंत तक अध्ययन किया जाता है। किसमें? बाल विकास में। आंसर रहेगा सी। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। कौन सा नियम दिया था थॉर्नडाइक ने? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। विचार और भावनाएं, उद्दीपक और अनुक्रियाएं, प्रकृति और पालन पोषण, सामाजिक समूह और व्यक्ति। देखिए थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, इसको हम उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और जो अधिगम है वो किसके बीच संबंध स्थापित होता है? किसका परिणाम है संबंध स्थापित होने का? कौन सी दो क्रियाएं है? ये है उद्दीपक और अनुक्रियाएं। सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से किस में सहायता मिलती है? विलंबित हस्तक्षेप में, बहिष्करण में, स्थायी रूप से लेबल लगाना या फिर समय पर उपचारात्मक सहायता देना? आंसर हमारा रहेगा कि समय पर उपचारात्मक सहायता देना। आंसर रहेगा डी। शिक्षण को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: अधिगम को सुगम बनाना, कक्षा पर नियंत्रण, जानकारी का हस्तांतरण या फिर व्याख्यान देना। देखिए शिक्षण क्या करता है? अधिगम को सुगम बनाता है। आंसर रहेगा ए। वे तकनीकें जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उन्हें उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती है, उन्हें कहा जाता है अभिप्रेरणात्मक तकनीकें, अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियां, व्यवहारात्मक रणनीतियां या फिर रटकर याद करने की विधि। बात किसकी हो रही है? सोच की हो रही है, विचार की हो रही है। और सोच और विचार दोनों ही क्या है? मानसिक प्रक्रिया है। आंसर हमारा रहेगा अधिसंज्ञानात्मक रणनीतियां। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार
7 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था और इन्होंने जो है 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली अवस्था थी इनकी संवेदी गामक अवस्था और ये थी कब से कब तक? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था। दूसरी अवस्था थी इनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था। तीसरी अवस्था थी इनकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्था। चौथी अवस्था इनकी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और ये थी 11 वर्ष से ऊपर के बालकों की अवस्था। तो पूछा क्या है, 7 से 11 वर्ष तक के जो बालक है वो किस अवस्था में होते हैं? आंसर रहेगा डी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है? कारण और प्रभाव को समझने में कठिनाई, प्रयास एवं त्रुटि समस्या समाधान, अमूर्त और तार्किक तर्क, केवल मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना। बात किसकी हो रही है? चौथी अवस्था की बात हो रही है यहाँ पर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यानी कि इस अवस्था में बालक अमूर्त रूप से चिंतन कर सकता है, तार्किक तर्क दे सकता है। आंसर रहेगा यहाँ पर सी। रचनावादी शिक्षण में निम्नलिखित में से किस प्रकार जोर दिया जाता है? शिक्षार्थी की गतिविधि, शिक्षक का प्रभुत्व, स्मरण या फिर मौन। बात किसकी हो रही है यहाँ पर? रचनात्मक शिक्षण की। और रचनात्मक शिक्षण क्या कहता है कि बालक जो है ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, स्वयं ज्ञान की क्या करता है? रचना करता है। ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करता है, सक्रिय रूप से रहकर जो है ज्ञान का निर्माण करता है, उसकी रचना करता है। तो यह किस पर जोर देता है? शिक्षार्थी की गतिविधियों पर जोर देता है। आंसर रहेगा ए। वह शिक्षण विधि जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोगों के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं कहलाती है अभ्यास विधि, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या अन्वेषण विधि। देखिए विद्यार्थी स्वयं क्या कर रहे हैं? समाधान की खोज कर रहे हैं। और खोज करना क्या होता है? अन्वेषण होता है। यानी कि वो अन्वेषण विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए ये था आज का आपका सॉल्यूशन। आपका पेपर कैसा हुआ है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या आपका स्कोर बन रहा है? अगर आप जो है एक सेफ स्कोर खड़ा कर पा रहे हैं अपने लिए तो आपको अभी से जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।